डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास मैट्रिक यूनिट नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम जिसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शंस। जो पूरे चैप्टर का समराइज जो टॉपिक होता है, मेन जो टॉपिक होता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना, वो होता है लॉ ऑफ मास एक्शंस। क्योंकि पूरा चैप्टर डिपेंड ही सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर करता है। उसके बाद आप इस टॉपिक के साथ रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शंस क्या कहता है। देखिए कि दिस लॉ वाज गिवन बाय दो साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट का नाम था गुल्डबर्ग, दूसरे साइंटिस्ट का नाम था पीटर वेज। इन 1864 के अंदर एक लॉ दिया था, जिस लॉ को हम नाम थे किसका, लॉ ऑफ मास एक्शंस का नाम थे। असल में ये जो लॉ होता है ना, वो हमें एक इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है, जो स्पीड होती है रिएक्शंस की, कौन सी कि हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि जो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, यानी जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, वो एग्जिस्ट करता है किसमें, वो एग्जिस्ट करता है रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। और रिवर्सिबल रिएक्शंस में दो डायरेक्शंस होते हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शंस, एक बैकवर्ड डायरेक्शंस। तो एक्चुअल ये जो लॉ होता है वो डिफाइन कर रहा होता है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शंस की स्पीड है और जो बैकवर्ड डायरेक्शंस की स्पीड है। आए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब आप क्या करते हैं कि टेम्परेचर को फिक्स करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो एक हमारे पास रेट होता है, जो स्पीड होती है किसकी, एक फॉरवर्ड डायरेक्शंस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, टू द एक्टिव मास ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर मेरे पास रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट्स हो रहा है प्रोडक्ट में, और जो प्रोडक्ट्स कन्वर्ट्स हो रहा है किसमें, रिएक्टेंट में, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट्स होता है आप उसको नामते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शंस। जब ये प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट्स होता है आप उसको नामते हैं किसका, बैकवर्ड डायरेक्शंस। ये लॉ कहता है कि ये जो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शंस का रेट होता है, ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शंस की स्पीड होती है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शंस का स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्ड भी यूज किया है, मैंने यहाँ पे जो है वो एक्टिव मास वर्ड भी यूज किया। दोनों में फर्क क्या होता है वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद इन द बैकवर्ड डायरेक्शंस, और जब एक प्रोडक्ट जो होगा वो कन्वर्ट्स होगा किसमें, रिएक्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट्स होता है, तो हम कहते हैं कि इन द बैकवर्ड डायरेक्शंस, जो बैकवर्ड डायरेक्शंस का रेट होता है, स्पीड होती है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ। अगर आपने ये देखना है कि जो आपका प्रोडक्ट जो बैकवर्ड डायरेक्शन से अगर वो स्लो है तो इट मींस कि आपके पास प्रोडक्ट की जो एक्टिव मास है वो कम है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन स्लो है इट मींस कि आपके पास जो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या है कि कम है। इस हिसाब से हमें पता चलता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द एक्टिव मास। ये जो एक्टिव मास होता है ये असल में होता क्या है। देखिए एक्टिव मास की डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं, डिफरेंट टीचर्स आपको डिफरेंट मीनिंग बताएंगे, डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्टिव मास एक हमारे पास ऐसा मास ऑफ सब्सटेंस, द मास ऑफ सब्सटेंस, कौन सा मास ऑफ सब्सटेंस, व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस, जो क्या करता है कि टेक पार्ट्स यानी हिस्सा लेता है किसमें, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस में। जब किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हिस्सा लेगा, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्शंस में कन्वर्ट्स हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट्स हो रहा है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास एक्टिव मास होता है। क्योंकि अगर आप एक रिएक्टेंट 1000 ग्राम लेते हैं, आप रिएक्टेंट 100 ग्राम लेते हैं, लेकिन वो रिएक्टेंट सिर्फ 50 ग्राम प्रोडक्ट बना रहा है, 100 में से 50, तो हमारा 100 ही एक्टिव मास थोड़ी होगा। एक्टिव मास सिर्फ हमारे पास वो होगा जो क्वांटिटी कन्वर्ट्स हो रही है, जो क्वांटिटी यूज हो रही है किसमें, केमिकल रिएक्शंस में। तो एक्टिव मास एक हमारे पास ऐसा सब्सटेंस होता है जो टेक पार्ट हिस्सा लेता है किसमें, केमिकल रिएक्शंस के अंदर। आप उसको नाम दे किसका, एक्टिव मास का नाम थे। अच्छा, एक्टिव मास को हम शो करते हैं किसमें, ब्रैकेट में शो करते हैं। ये जो ब्रैकेट हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एक्टिव मास के लिए। उसके बाद ये जो एक्टिव मास होता है, ये एक्टिव मास आपका कंसंट्रेशन फॉर्म में भी होगा, ये एक्टिव मास आपका प्रेशर फॉर्म में भी आपका होगा, ये एक्टिव मास जो है वो मोल्स फॉर्म में भी मौजूद होता है,
अगर कंसंट्रेशन फॉर्म में है तो कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स N/V। तो उस वक्त आप जो एक्टिव मास का यूनिट यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे N यानी मोल, उसके बाद अपान में वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर होता है, यानी डेसीमीटर क्यूब भी आप कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल और उसके बाद पर डेसीमीटर क्यूब, इट इज द यूनिट ऑफ द एक्टिव मास जब आपके पास कंसंट्रेशन होती है। उसके बाद अगर ये प्रेशर में आप यूज करें तो प्रेशर में हम एटीएम भी यूज करते हैं, प्रेशर में हम क्या करते हैं कि टार भी यूनिट यूज करते हैं, प्रेशर में हम क्या करते हैं कि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी यूज करते हैं। तो जो भी आप प्रेशर का यहाँ पे अगर आप यूनिट जो यूज करें वो टार, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या एटीएम भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मोल तो खुद एक हमारे पास क्या है कि यूनिट है, तो आप उसको छोड़ दें। तो एक्टिव मास ये होता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस, आप उसको नाम एक्टिव मास का नाम देंगे। अब जो ये रिएक्शंस मेरे पास A प्लस में B और ये कन्वर्ट्स हो रहा है किसमें, C में, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो मैंने स्मॉल a के साथ शो किया है, इसका जो कोफिशिएंट स्मॉल b के साथ, इसका जो कोफिशिएंट वो स्मॉल c के साथ, जो नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्लेन करता है। मैंने कहा कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो रेट होता है किसका, फॉरवर्ड डायरेक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में दो हैं, एक ए ये एक ये हमारे पास, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में इस ए को हम रखेंगे, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो पावर में चला जाएगा। कोफिशिएंट जो भी कोफिशिएंट नंबर होता है 1 2 3 4 जो भी नंबर्स होते हैं पावर में, ये प्लस की साइन आप नहीं लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट, उस दूसरे ब्रैकेट में बी रखें और ये स्मॉल बी इसका पावर हो जाएगा। अगर मैं इस डायरेक्टली साइन को हटाऊं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स के एफ आप रख सकते हैं, और यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ ए और ये एक्टिव मास ऑफ बी और यहाँ पे स्मॉल बी आपने रखा। दिस इज द एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 आप इसको नाम देंगे। उसके बाद हमने कहा ये जो रेट होता है बैकवर्ड डायरेक्शंस का वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ जो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है कि सी और इसका कोफिशिएंट स्मॉल सी, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू के बी आप लिखेंगे, और यहाँ पे सी और कोफिशिएंट स्मॉल सी, इसको आप नाम दे किसका इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। उसके बाद हमने कहा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम तब एग्जिस्ट करता है व्हेन द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन टू बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर दोनों के रेट, दोनों की स्पीड बराबर होती है तो आप उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, अदरवाइज डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं कहलाता। यानी तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसके बराबर होता है। तो अगर हम इस बी को यहां पे लेके आए तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड, इस फॉर्म में यहाँ पे देखें कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जो डायरेक्शन होता है वो बराबर होता है के एफ अपॉन के बी, और ऊपर रखते हैं प्रोडक्ट, नीचे रखते हैं क्या, रिएक्टेंट्स। हमेशा पॉइंट्स याद रखना, प्रोडक्ट्स को ऊपर, रिएक्टेंट्स को नीचे आप रखेंगे। और इस आर एफ अपॉन आर बी की जगह पे मैं कैसी रख सकता हूं, कैसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। कैसी हमारे पास क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जब आप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सी फॉर कंसंट्रेशन, तो बराबर होता है के एफ अपॉन के बी के। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, सी मैंने ऊपर रखा और उसका कोफिशिएंट, रिएक्टेंट्स मेरे पास क्या था, ए और बी, तो एक ए एक्टिव मास बी एक्टिव मास, तो इस फॉर्म में आप रखेंगे, और इसको हटाकर आप सिर्फ सिंपल केसी भी रख सकते हैं, केसी इज इक्वल्स प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट्स, तो ये हमारे पास टर्म्स हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक रिएक्शंस को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, फिर मैं कैसी को यहां से क्या करता हूं कि एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं उस हिसाब से क्या करता हूं कि आपको एमसीक्यूज पॉइंट्स पे लेके चलता हूं, एक बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से मैं इसको एक्सप्लेन करके देता हूं। मेरे पास एक रिएक्शन से N2 प्लस में 3H2 और प्रोडक्ट्स मेरे पास क्या है कि 2NH3 अमोनिया गैस है। दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, अमोनिया फॉर्मेशन से बरबोज प्रोसेस होता है।
ये मेरे पास रिएक्टेंट्स और ये मेरे पास प्रोडक्ट है। मैंने क्या किया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये बैकवर्ड डायरेक्शन से, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स में एक N2 कोफिशिएंट 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि 1 है, और H2 और इसका कोफिशिएंट 3 होगा, तो RF इज इक्वल्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। डायरेक्टली साइन को हटाकर आपने ये रखा, यहाँ पे रखेंगे N2 और यहाँ पे रखेंगे कोफिशिएंट 1 H2 और कोफिशिएंट क्या हो गया 3, इक्विलिब्रियम नंबर, इक्वेशंस नंबर 1 आप इसको नाम देंगे। फिर रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, अमोनिया प्रोडक्ट है, और इसका 2 क्या है कि कोफिशिएंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अच्छा यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स के, इस डायरेक्टली साइन को हटाकर आप के रखें, तो यहाँ पे अमोनिया NH3 और पावर में 2, इसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। हमने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ये हमारे पास क्या था कि ये N2 और 1 H2 और पावर 3 इज इक्वल्स रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या था NH3 अमोनिया, पावर क्या था 2 था, ये मेरे पास हो गया। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन में रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल्स टू KC, हम इसको नाम दें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का। ऊपर रखते हैं प्रोडक्ट और नीचे क्या रखते हैं रिएक्टेंट, ये हमने रखा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन में रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल्स टू KC, ऊपर रखेंगे अमोनिया NH3 पावर 2 और नीचे रखेंगे N2 पावर 1 H2 पावर 3, तो ये आपके पास एक इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस हो गया, इसको हम नाम थे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस। मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ यूनिट ऑफ KC, यूनिट ऑफ KC, KC का कोई फिक्स यूनिट नहीं होता, डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शंस। KC इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आप इसको नाम थे किसका, इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम थे, ये क्या कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। इन टर्म्स ऑफ, ये कौन से टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जब आप कंसंट्रेशन लेते हैं उस वक्त आप KC यूज करते हैं। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है कि कंसंट्रेशन का N अपॉन में V, तो मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन था KC इज इक्वल्स, यहाँ पे NH3 अमोनिया था, पावर 2 था, N2 था, पावर 1 H2 पावर 3। इस अमोनिया की जगह पे आप मोल पर लीटर रखें, N2 की जगह पे आप मोल पर लीटर रखें, H2 की जगह पे मोल पर लीटर, कोफिशिएंट सेम का सेम रखें। KC इज इक्वल्स, अमोनिया की जगह पे मैंने रखा मोल पर लीटर पावर 2 अमोनिया की जगह पे, N2 की जगह पे मैंने रखा मोल पर लीटर पावर 1, क्योंकि N2 का पावर क्या था 1 था। H2 की जगह पे मैंने रखा मोल पर लीटर, लेकिन पावर कितना 3। तो ऊपर जब सेम टर्म्स होते हैं आप क्या करते हैं, कैंसिल आउट, इनमें से एक मोल पर लीटर इसमें से कैंसिल, बाकी ऊपर बचा एक, क्योंकि ऊपर 2 हैं, एक को कैंसिल आउट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी नीचे क्या बचेंगे 2। तो 1 अपॉन में मोल पर लीटर, लेकिन पावर क्या है 2, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पावर में -2, तो यानी ये हो जाएगा मोल -2 पर लीटर -2।
दिस इज द यूनिट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शंस का ये यूनिट हो जाएगा। कितना आसान है, बिल्कुल आसान। तो आप इसको नाम थे किसका, एज अ लॉ ऑफ मास रिएक्शंस का नाम थे। मैंने न्यूमेरिकल्स के ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया जिसमें सारे इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स से सवाल करवाए, एक्सरसाइज वाले एग्जांपल्स जो भी हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आप अलग वीडियो देखना। इसमें मैंने सिर्फ लॉ ऑफ मास रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया है कि अगर आपका बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से बयान करेंगे। तो यहाँ पे हम लेक्चर्स को करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम इंपॉर्टेंस ऑफ केसी को डिस्कस करेंगे। तो बाकी 1-2 लेक्चर्स हैं, उन 2 लेक्चर्स में हम इन चीज़ों को क्लियर कर देंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजन तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑनलाइन जूम क्लास लेने तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। मेरा नंबर जो है वो आप नोट कर दें, 0300-283-6347। तो 0300-283-6347 ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट